गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने बैक्टीरियल जो डीएनए था उसके रेप्लिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसमें अपन ने ये देखा था कि एक बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन बनने में या पुनरावृत्ति होने में कितना टाइम लगता है। इकोलाई की बात की थी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 मिनट का टाइम वो ले रहा था। इसे उसकी सेल का सी पीरियड कहा जा रहा था। उसके बाद अपन ने जो जॉन कायरन्स थे उनके द्वारा बताए गए जो रूल्स थे कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर होना चाहिए जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, उसके ऊपर लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, उनके बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा भी की थी। और उस चीज़ को अपन ने, उस टॉपिक को अपन ने अच्छे से डायग्राम बना के अच्छे से समझा भी था। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना बैक्टीरिया में वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, अब तक अपन ने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जान लिया है। फिर उसके बाद बैक्टीरियल सेल में ही पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड, डीएनए का रेप्लिकेशन और आज है रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वह अनेक मेथड्स द्वारा कंप्लीट होता है, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है कायिक या वर्धी प्रजनन, जिसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे है लैंगिक प्रजनन, जिसे अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड लास्ट थर्ड अलैंगिक प्रजनन, जिसे बोलते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बोलते हैं। तो ये 3 मेथड है मोस्टली जो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के लिए या प्रजनन के लिए यूज में लेता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अपन सबसे पहला टाइप कायिक या वृद्धि प्रजनन, जिसे बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये चीज नोट कर ली होगी आपने। अब फर्स्ट नंबर पे अपन लेंगे कायिक या वर्धी प्रजनन। तो ऐसे करके अपन तीनों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आपकी जो मेन एग्जाम है उनमें इनमें से कोई सा भी एक आपसे पूछ सकता है अगला, या डायरेक्टली भी पूछ सकता है शॉर्ट में, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इन तीनों पे आपको शॉर्ट लिखना है ताकि ये पूरा कवर हो जाए, या फिर अलग से पूछ सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी। अब अपन बात करें कि कायिक या वृद्धि प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन किन विधियों के माध्यम से ये कंप्लीट होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वह मोस्टली 2 विधियों द्वारा कंप्लीट होता है, जिनमें से फर्स्ट है द्विविभाजन, जिसे बोलते हैं बाइनरी फिशन।
द्विवीय विभाजन या बाइनरी फिशन। आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी होगी, आई थिंक फर्स्ट ईयर में अपन ने ये बाइनरी फिशन का पॉइंट आया था, अगर आपको याद हो। तो वही सेम चीज़ अपन आज बैक्टीरिया में भी रिपीट करेंगे। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब बैक्टीरिया को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, इस विधि से रिप्रोडक्शन कब होगा बैक्टीरिया में, जब परिस्थितियां उसके अनुकूल होगी, रिप्रोडक्शन के अनुकूल होगी। तो अनुकूल परिस्थितियों में यह कोई बैक्टीरिया, जैसे आदर्श टेम्परेचर है, अनुकूल इन्वायरमेंट या सूटेबल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, जैसे क्या हो उसमें, आदर्श टेम्परेचर हो, पर्याप्त मात्रा में फूड हो एवं H2O पानी उपस्थित हो। यानी कि जो अनुकूल परिस्थितियों की अपन बात कर रहे हैं, उनमें आदर्श टेम्परेचर होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में एक बैक्टीरिया इस विधि द्वारा, बाइनरी फिशन द्वारा या द्विवीय विभाजन द्वारा रिप्रोडक्शन की रिएक्शन करता है। क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं। बैक्टीरिया अनुकूल परिस्थितियों में, जैसे आदर्श टेम्परेचर, पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता एवं पानी की उपस्थिति में, इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। जिसमें एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बैक्टीरियल सेल को मध्य में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, मैं कह रहा हूं कि कोई अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा, अपन को पता है कि बैक्टीरियल सेल के पास कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो मैं कह रहा हूं कि अनुप्रस्थ भित्ति, ये भित्ति है बाहर की तरफ, इसके द्वारा अनुप्रस्थ भित्ति, ये लो अनुप्रस्थ बन गई, इसके द्वारा अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बैक्टीरियल सेल को मध्य में से, ये मध्य का भाग है, उसके द्वारा इसको 2 इक्वल या 2 समान भागों में बांट दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? यह विभाजन या यह डिवीजन संकीर्णन, क्या बोल रहे हैं इसको, संकीर्णन, जिसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, के बनने के कारण, सेल के मध्य में बनने के कारण होता है। यानी जो अनुप्रस्थ भित्ति बन रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये धीरे धीरे संकीर्णन का रूप ग्रहण कर लेती है। यानी कि ये जो विभाजन हो रहा है अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा, यह संकीर्णन के कारण पूरा हो जाता है। यानी कि इधर से तो ये अनुप्रस्थ भित्ति संकीर्णन द्वारा ये इधर आई, ये भी आगे बढ़ी और लास्ट में इस संकीर्णन ने इस बैक्टीरियल सेल को 2 समान भागों में बांट दिया। समझ में आया यहां तक? ठीक है। यह रिप्रोडक्शन आदर्श टेम्परेचर, जो परजीवी, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैरासाइट बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके लिए एक आदर्श टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अपन ने कल इकोलाई की भी बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन में, तो उनके लिए एक आदर्श जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पर यह बैक्टीरिया बहुत ही फास्ट स्पीड से इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत ही अधिक फास्ट स्पीड या बहुत ही तेज स्पीड से यह इस विधि द्वारा, बाइनरी फिशन या द्विवीय विभाजन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है यहां तक? लगभग 20 से 30 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है। कितना टाइम लिया? 20 से 30 मिनट या 40 मिनट भी हो सकते हैं, 40 मिनट भी हो सकते हैं, जैसा कि अपन ने कल इकोलाई बैक्टीरिया में देखा था।
एक बाइनरी फिशन कंप्लीट होकर दूसरा बाइनरी फिशन स्टार्ट होने में लगभग उनके बीच में गैप 20 मिनट का होता है। यानी कि जैसे ही बैक्टीरियल सेल ने बाइनरी फिशन द्वारा डिवीजन किया और दो डॉटर बैक्टीरियल सेल बनाई जो 20 से लेकर 30 या 40 मिनट में कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद लगभग 20 मिनट का गैप रहता है। 20 मिनट तक वो सेल रेस्ट करेगी, फिर से उनमें बाइनरी फिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 20 मिनट का गैप आता है। और लगभग 24 घंटे की बात की जाए कि 24 घंटे में एक बैक्टीरियल सेल कितने डॉटर बैक्टीरियल सेल्स को जन्म दे सकती है? वो है 4 × 10⁻21। 4 × 10⁻21 तक डॉटर बैक्टीरियल सेल्स एक बैक्टीरियल सेल बना सकती है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, पैतृक जीवाणु कोशिका है। संकीर्णन बनने के कारण ये दो डॉटर कोशिकाओं में बट गई। तो कंटिन्यू इस टाइम पीरियड के दौरान कंटिन्यू इसमें बाइनरी फिशन होता रहता है और लास्ट 24 घंटे में 4 × 10⁻21 तक डॉटर या पुत्री जीवाणु कोशिकाएं बन जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े अपन। बाइनरी फिशन के दौरान या इस विधि द्वारा रिप्रोडक्शन के दौरान जो संकीर्णन है वह अनुप्रस्थ पट्ट या ट्रांसवर्स सेप्टम जिसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेप्टम। सेप्टम का मतलब है पट्ट, इसे अपन बोलेंगे सेप्टम, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ पट्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अनुप्रस्थ भित्ति, अनुप्रस्थ भित्ति, ये भित्ति जो धीरे धीरे गहरी होगी तो क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन या संकीर्णन। इसे ही अपन क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स सेप्टम या अनुप्रस्थ पट्ट। अनुप्रस्थ लाइन बनी है इसलिए अनुप्रस्थ पट्ट से, वापस रिपीट कर रहा हूं, बैक्टीरियल सेल ट्रांसवर्स सेप्टम या अनुप्रस्थ पट्ट द्वारा दो समान टाइप की पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है और प्रत्येक के पास अपना अपना क्रोमोसोम भी होता है। अब बात आई क्रोमोसोम की। जैसे ये बैक्टीरियल सेल थी, पैतृक बैक्टीरियल सेल, लेकिन इसमें अनुप्रस्थ भित्ति बनना स्टार्ट हुई ऐसे, जो धीरे धीरे एक संकीर्णन में बदल गई और ट्रांसवर्स सेप्टम में बदल गई। तो ये जो क्रोमोसोम वाला भाग था ये भी दो भागों में विभाजित हो गया और लास्ट में आधा पार्ट तो इसमें आ गया और आधा पार्ट इसमें आ गया। तो ऐसे यह बैक्टीरियल सेल दो समान प्रकार की, जिसमें प्रत्येक के पास अपना अपना क्रोमोसोम होगा, में बट जाती है, जिन्हें अपन बोलेंगे पुत्री जीवाणु कोशिकाएं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये जो बाइनरी फिशन है, इसकी ये जो रिएक्शन हो रही है, इसको समझने के लिए अपन इस मेथड को, विधि को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ चरणों में विभाजित कर देते हैं, ताकि ये अपने आसानी से समझ में आ जाए। इतना तो अपने समझ में आ गया कि एक ट्रांसवर्स सेप्टम या संकीर्णन बनता है जो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है। अब इसको विस्तार से समझने के लिए अपन इस प्रोसेस को, इस विधि को कुछ चरणों में विभाजित कर देंगे, कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, जो निम्न प्रकार से होगी। इसमें से पहली है डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थ में का विभाजन होगा। अब आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन कैसे होगा उसका भी एक अपन डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप कौन सी है इसकी? डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
यानी आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन। ध्यान से सुनना, कोई बैक्टीरियल सेल है वह अनुकूल परिस्थितियों में अपनी कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त कर लेती है और विभाजन के लिए तैयार रहती है और विभाजन के लिए वह लंबाई में बड़ी हो जाती है। यानी कि ये कोई बैक्टीरियल को सेल है, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है इस विधि द्वारा, तो यह पहले तो अपनी पूरी ग्रोथ करेगी, जो जो सामान इसको चाहिए विभाजन के लिए वो सारे के सारे संग्रहित कर पूरा आकार प्राप्त कर लेगी, पूरी वृद्धि कर लेगी, फिर लंबाई में बढ़ जाएगी, यानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी कि वापस रिपीट करूं मैं, बैक्टीरियल सेल कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त करके लंबाई में बढ़ना स्टार्ट कर देती है और इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए या क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन विधि द्वारा विभाजित होकर या डिवाइड होकर दो समान भागों में अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में चला जाता है। बात समझ में आई? इससे पहले अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, कैसे होता है रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में। उस विधि द्वारा यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है वह दो समान भागों में बट जाएगा और अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में चला जाएगा। यह जो रेप्लिकेशन बन रहा है क्रोमोसोम का, डीएनए का, यह अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि? अर्ध संरक्षी, जिसे अपन बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी अर्ध संरक्षित। आधा भाग संरक्षित रहता है, आधे भाग संरक्षित होने का मतलब है कि ये कोई डीएनए का पार्ट था, ठीक है, ये पैतृक डीएनए था। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम यहाँ पे स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट था, तो यहाँ पर एक नया भाग बना इस वाले पर और इस वाले पर भी एक नया बना, यानी कि एक तो स्ट्रैंड पुराना है और एक नया बन रहा है, इसमें भी एक पुराना है और एक नया बन रहा है। तो आधा तो संरक्षित है, आधा तो बचा हुआ है, इसलिए ये मेथड कैसा है? अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आ गया? तो मैं कह रहा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा इस बैक्टीरियल सेल में, इस रिप्रोडक्शन में, वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी कि यह एमाइटोटिक टाइप का डिवीजन होता है। एमाइटोटिक टाइप का डिवीजन। एमाइटोटिक डिवीजन वह डिवीजन होता है जिसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। तर्कु तंतुओं को अपन बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स। तो जो अर्ध संरक्षी विधि द्वारा या सेमी कंजर्वेटिव विधि द्वारा जो रेप्लिकेशन हो रहा है इस बैक्टीरियल सेल में, वह एमाइटोटिक टाइप का होता है, यानी कि उसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण या स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण नहीं होता है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा है कि बैक्टीरियल सेल में श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर उसकी मेम्ब्रेन से अटैच हुई हुई रहती है, जिसे अपन बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम के साथ ये क्रोमोसोम भी जुड़ा हुआ रहता है। ये इसका कुछ छोटा सा भाग जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये क्रोमोसोम है और ये मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे मान लो कि ये मीजोसोम, ये लो, तो इस क्रोमोसोम का छोटा सा भाग इस मीजोसोम के साथ जुड़ा हुआ है। तो
तो जब सेल डिवीजन कर रही होगी तो ये मेजोसोम भी में भी डिवीजन होगा। तो मेजोसोम जब डिवाइड होगा तो इसके साथ जो ये जो क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है बैक्टीरियल सेल का, इसमें भी डिवीजन होगा। यानी कि जिस भाग से ये क्रोमोसोम मेजोसोम से जुड़ा हुआ होता है वह भाग इस मेजोसोम के साथ ही विभाजित हो जाता है। क्लियर है? तो ये था अपना फर्स्ट स्टेप, डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको अपन ने अच्छे से समझा है कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है और एमाइटोटिक टाइप का होता है, यानी तंतु या स्पिंडल फाइबर्स इसमें नहीं बनते हैं। क्लियर है? इसी को अपन एक क्लियर डायग्राम द्वारा समझें तो और अधिक समझ में आ जाएगा अपने। क्योंकि ये ऐसी पॉइंट है, टॉपिक है जो बिना डायग्राम के अपने क्लियर हो ही नहीं सकते। मान लो फिर भी अपने आधा भी समझ में आया तो आधा तो अपन डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं। ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, बाकी अपन डायग्राम बना के देखेंगे। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका राउंड क्रोमोसोम है, लिख देता हूं मैं क्रोमोसोम। ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आगे क्या होना है? मैंने कहा कि ये सेल बैक्टीरियल सेल कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त करके लंबाई में बढ़ना स्टार्ट कर देती है डिवीजन के लिए। तो ये लंबाई में मैंने बढ़ा दिया है इसको, और फिर क्या बन रहा था? अनुप्रस्थ भित्ति मध्य भाग में, जिसे अपन बोल सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में अपन क्या बनाएंगे? इसको और गहरा कर देंगे ऐसे। तो कुछ आधा भाग तो क्रोमोसोम का इधर, आधा इधर। क्लियर है? तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स सेप्टम। ट्रांसवर्स सेप्टम। फिर इनमें क्या होगा? सेपरेशन होगा। सेपरेशन का मतलब है पृथक्करण। जैसे ट्रांसवर्स सेप्टम या अनुप्रस्थ पट्ट बना तो ये वाली डॉटर सेल अलग हो जाएगी, ये वाली अलग हो जाएगी। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। इसके पास भी क्रोमोसोम है आधा, इसके पास भी क्रोमोसोम है आधा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पृथक्करण, इसे अपन बोलते हैं सेपरेशन। समझ में आ गया होगा अब? बाइनरी फिशन, द्विविभाजन एक बैक्टीरियल सेल में ऐसे होता है। नॉर्मल बैक्टीरियल सेल थी, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन होना है बाइनरी फिशन द्वारा, तो ये कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त करके लंबाई में बढ़ी और एक कॉन्स्ट्रिक्शन या अनुप्रस्थ भित्ति बनना स्टार्ट हुई, जो साइटोप्लाज्म के साथ साथ क्रोमोसोम को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्रोमोसोम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कब हुआ? जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, ठीक है, माइटोटिक टाइप का। तो यहाँ मैंने लिख दिया है ट्रांसवर्स सेप्टम, जिसके माध्यम से इस बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो लास्ट में यह दो डॉटर, न्यू डॉटर बैक्टीरियल सेल सेपरेशन या पृथक्करण के माध्यम से अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे बाइनरी फिशन होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी अपनी इसके पास, जेनेटिक मटेरियल, डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अपन ने ओनली बैक्टीरियल सेल का आउटलाइन डायग्राम बनाया है, इसमें स्पेशली अपन ने जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया है। अब स्पेशली जेनेटिक मटेरियल लेंगे अपन इस स्टेप में, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? अपन को पहले से पता है कि बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम राउंड शेप रखता है। कैसी शेप रखता है? राउंड शेप रखता है।
तो राउंड शेप में ही बनाएंगे अपन तो। ये लो जी राउंड शेप, और डबल स्टैंडर्ड भी होता है, तो ये लो इसके 2 स्ट्रैंड। तो अपन क्या ले सकते हैं, राउंड क्रोमोसोम। जो राउंड क्रोमोसोम है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा है मैंने वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। अपन यही पढ़ा है कि ये राउंड क्रोमोसोम होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो क्या होता है, राउंड क्रोमोसोम होता है, जो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। 2 ही बनाए मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें डिवीजन कैसे होगा ध्यान से देखना। अपन को पता है कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है, आरंभन बिंदु से स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखना, ये है ओरिजिन पॉइंट, यानी यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे क्या होगा, अब देख सकते हैं अपन ओरिजिन पॉइंट पे एक तो मैंने डॉट डॉट से शो किया है, जो एक स्टैंड बन रहा है एक क्रोमोसोम में आधे में, वो डॉट डॉट से शो किया है। तो एक तो इसमें पुराना स्टैंड ये हो गया, और एक डॉट डॉट से हो गया। तो एक तो ये वाला हो गया, और एक कैसा हो गया, ये बाहर वाला ऐसे, ये लो, समझ में आया। यानी कि ये एक राउंड क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें इस वाले स्टार्ट पर जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो हल्का सा एक मैंने उभार बना के इसको दिखा दिया है, जहाँ पे कॉइलिंग खुल रही है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में, इस वाले स्टैंड पे अंदर वाला जो स्टैंड है वो नया बन रहा है, ये नया बन रहा है इसमें, और एक ये बाहर वाला पुराना ही है, इसलिए मैंने कंटिन्यू बनाया है, इसको डेट डेट से शो किया है। लेकिन जो पहले वाला था, ये बड़ा वाला जो है, इसमें ये अंदर वाला तो पुराना है और बाहर वाला नया बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ डॉट डॉट से शो किया है। तो ऐसे एक बैक्टीरियल सेल में बाइनरी फिशन से जब रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है। क्लियर है? तो अपन यहाँ बोल सकते हैं ओल्ड स्ट्रैंड, और ये वाला न्यू स्ट्रैंड। ये जो कंटिन्यू लाइन बनाई है तो वो पुराना स्ट्रैंड है, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, और ये डॉट डॉट से शो जो किया है, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, ये न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है। तो ये दोनों डायग्राम आपको इस स्टेप में बनाने हैं। क्लियर है? अब इसकी सेकंड स्टेप कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। पहले तो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो गया ऐसे। दूसरी स्टेप क्या आएगी कि एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा, ये वाला ऐसे धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। तो सेकंड स्टेप वो होगी अपनी। तो सेकंड स्टेप पे चलते हैं अपन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप और कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में ले लेंगे दोनों बची हुई स्टेप। सेकंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। सेप्टम का मतलब है पट। ठीक है,
तो अब ध्यान से सुनना, बैक्टीरियल सेल में जब कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त कर लेती है ये रिप्रोडक्शन के लिए, तब सेल के मध्य भाग में एक संकीर्णन बनना स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा, जो धीरे धीरे गहराता जाता है। धीरे धीरे गहराया, तभी आपस में मिल गया, जो बैक्टीरियल सेल को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स सेप्टम कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि बैक्टीरियल सेल के मध्य भाग में, बैक्टीरियल सेल के जस्ट मध्य भाग में एक संकीर्णन बनना स्टार्ट हुआ, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सेल को या सेल के साइटोप्लाज्म को दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसे कि अपन क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स सेप्टम या अनुप्रस्थ पट। तो ऐसे एक ट्रांसवर्स सेप्टम या एक सेप्टम या पट का निर्माण होता है, जो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये थी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगी? सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, यानी जो डॉटर सेल्स बनी है यहाँ पे, इनका पृथक्करण, ये हो गया पृथक्करण। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगी, जो अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। इतना आप क्लियरली समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।